नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और एएनबी की खास पेशकश राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। कोरोना से लड़ाई बेहद गंभीर होती जा रही है और जिस तरह से देश में कोरोना से हालात बेकाबू दिख रहे हैं, ऐसे में क्या अब सीधे सेना की मदद लेनी पड़ेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण बिगड़ते हालात के बीच राज्य सरकार ने भारतीय सेना की मदद मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह से अपील की है कि दिल्ली में ऑक्सीजन के अधिक से अधिक टैंकर उपलब्ध करवाए जाएं। डीआरडीओ ने जिस तरह का अस्पताल बनाया है, दिल्ली में भी ऐसे ही और अस्पताल तैयार करवाए जाएं। उधर सेना के पश्चिमी कमान ने पंजाब सरकार को ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवाने में मदद भी की है। सेना के रिटायर्ड डॉक्टर भी जल्द ही मदद के लिए तैयार होंगे। गए हैं कि अब दिल्ली ने सेना को एसओएस संदेश भेज दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेना जितनी संभव हो सके उतने ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराए। साथ ही डीआरडीओ ने जैसे हॉस्पिटल तैयार किया है, वैसे और हॉस्पिटल तैयार करने की भी मांग रखी गई है। आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्न आउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला, जाके उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। वहीं दिल्ली को सेना की मदद का मसला दिल्ली हाईकोर्ट में भी उठा है। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली ने सेना को जो मदद मांगी उस पर क्या किया जा रहा है। केंद्र के वकील ने पहले इस पर कहा कि इस मसले को सुप्रीम कोर्ट को देखने दें। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अस्पताल के बेड्स और सेना की मदद मांगने पर सुनवाई नहीं की है। इसके बाद केंद्र की ओर से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि वो केंद्र से इस पर निर्देश लेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए वो बात कहेंगे। तो जिस तरह से लगातार कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, उसको लेकर आज हम डिबेट करने जा रहे हैं। इस पर हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से सेना की मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने। मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने जो कहा है, सबसे बड़ी जो उन्होंने ऑक्सीजन की मांग रखी है, ऑक्सीजन की सहायता के लिए उन्होंने मांग रखी है, उसको किस तरह से देखा जाएगा और क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है कि सेना की मदद ली जाए। वहीं जिस तरह से ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था को लेकर लगातार किल्लत जारी है, दिल्ली में ये जो किल्लत जारी है, लगातार लोगों को घूमना पड़ रहा है। वहीं ऑक्सीजन की किल्लत भी लगातार जिस तरह से अस्पतालों में देखी जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हाईकोर्ट का रुख भी अब कर चुके हैं, जबकि कई जगह अंतिम वक्त पर ही ऑक्सीजन पहुंच रही है। दिल्ली सरकार भी अपने स्तर पर बेड्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर तू मैं भी चल रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ पैनल मौजूद है। बीजेपी से हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी मौजूद हैं और प्रीतपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ
आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का मैं स्वागत करूंगी हमारी चर्चा में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल जी, किस तरह से जो आपने मदद मांगी है, क्या वो वाकई अब समय आ गया है और क्या मदद की इस समय जरूरत है? देखिए, इस समय जो स्थिति है दिल्ली की, हालांकि देश की स्थिति बद से बदतर है, दिल्ली भी उसमें आती है। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हमारी चिंता बढ़ती जा रही है इसको लेकर, और हम लोगों ने बहुत गहन विचार के बाद इस स्टेप को उठाने का हम लोगों ने सोचा। माननीय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने राजनाथ सिंह जी को एक लेटर में लिखा है कि हमें सेना की उपलब्धता करा के दे दिल्ली के अंदर। साथ में जो DRDO द्वारा जो हॉस्पिटल तैयार करके दिए गए हैं, इसी ही एग्जाम्पल पर इसी तरह के ही और भी हॉस्पिटल जो है इस तरह से तैयार करके दिया जाए, जहाँ बेड हमारे तैयार हों, जहाँ ICU बेड लगे हों, ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता हो वहाँ पे। तो ये इस समय जरूरत आन पड़ेगी, तभी आम आदमी पार्टी ने इस स्टेप को उठाया है। जी, खेमचंद शर्मा जी, स्टेप उठा लिया आम आदमी पार्टी ने और सहायता मांगी है, केंद्र को पत्र लिखा है, केंद्र किस तरह से मंथन कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सेना की मदद मांगी है और माननीय रक्षा मंत्री के पास लेटर गया है, वहाँ पे विचार होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को पता होना चाहिए कि सेना अभी भी मदद कर रही है। सेना पूरे विश्व से जो ऑक्सीजन के कंटेनर हैं उनको लिफ्ट कर रही है, और आपने देखा किस तरीके से एयरपोर्ट लिफ्ट कर रही है। और सेना अपने हॉस्पिटल के माध्यम से, अपने डॉक्टर के माध्यम से, अपने फैसिलिटी के माध्यम से भी सिविलियन को मदद कर रही है। लेकिन अधिक मदद मांगने की कोशिश की गई है तो उसको भी विचार किया जाएगा। और DRDO ने ऑलरेडी दिल्ली में फैसिलिटी स्टेब्लिश की है और वो वहाँ पे फैसिलिटी दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को, क्योंकि सरकार कौन है? आम आदमी पार्टी। दिल्ली कौन चला रहा है? आम आदमी पार्टी। बजट किसके पास है? आम आदमी पार्टी के पास। पिछले साल कितना था? 65,000 करोड़। इस समय कितना है? 69,000 करोड़। पिछले 6 साल में सिर्फ और सिर्फ 5 का बजट उनके पास कितना है? लगभग 48,000 करोड़। उन्होंने क्या किया? वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कम से कम जो व्यवस्था होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन का काम है, वो भी नहीं कर रहे हैं। बेड बढ़ाने की बात तो दूर है, ऑक्सीजन को प्रॉपरली दिल्ली में जनरेट करने की बात हो रही है, ऑक्सीजन को शुद्ध करने की बात हो रही है। काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जो ऑक्सीजन को लिफ्ट करनी चाहिए उसका भी काम नहीं कर पा रहे हैं। वो काम भी अब केंद्र सरकार को करना पड़ रहा है। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से केंद्र सरकार दूसरे प्रदेशों से दिल्ली की ऑक्सीजन को करने का भी काम कर रही है। खेमचंद शर्मा जी, एक सवाल। खेमचंद शर्मा जी सुनिए, आपने लगातार जो सवाल उठाए हैं, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। मैं आपसे पूछूंगी, सबसे बड़ी जवाबदेही किसकी है सर? अभी जो भी सब कुछ इतना चल रहा है वो सरकार के ही तो हाथ में है ना, केंद्र के हाथ में है। तो आप क्या कर रहे हैं इस समय? जवाबदेही किसकी है सर? जिम्मेदारी किसकी है? हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में केंद्र की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेंगे वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में केंद्र ने जोरदार काम किया। हमारे पास 2 स्वदेशी वैक्सीन है, 30 वैक्सीन हमारी रशिया से वैक्सीन भी आ रही है। केंद्र ने पूरे देश में वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का और वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से किया। 16.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के डोसेज पूरे भारत में स्टेट को, यूटी को केंद्र सरकार के माध्यम से दे दिए गए। बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या हाल है कोरोना की स्थिति का, आप बताएंगे? सुनिए, उस पर एक एक करके बात करेंगे। सुन रही हूँ मैं आपको, सुन रही हूँ, लेकिन आप स्थिति बताएंगे? बीजेपी शासित जो प्रदेश है उसमें स्थिति बताएंगे आप? या तो आप क्वेश्चन करिए, फिर मैं चुप बैठ जाता हूँ, या हाथ जोड़ के अनुरोध है एक ही। नहीं, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सर मैं तो सवाल करूंगी ना आगे से। आप सवाल करिए, आपका सवाल करने का हक। जी बताइए। आंसर देने का मेरा भी। आंसर यदि मैं नहीं दूंगा जी बताइए। पाएंगे। आप पहले एक आंसर लीजिए, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करिए। दूसरा मैं आपको, आप कहो तो मैं एंडलेस आंसर देने को ठीक है सर, ठीक है। आप दिल्ली आप मुझे मत सिखाइए, आप अपना जवाब दीजिए। क्वेश्चन का आंसर समझिए ना। सुनिए, हमने समय काफी वेस्ट कर दिया कि केंद्र सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभा रही है। वो पूरे देश में सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिल्ली के पास अपने रिसोर्सेज है, दिल्ली के पास अपना साधन है, दिल्ली के पास अपना बजट है। उसको जो करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रही है? उसको आज भी जब विषम परिस्थिति है उसमें जो प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो काम भी वो नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल जो रिक्वायरमेंट प्रॉपरली लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। हॉस्पिटल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तक नहीं कर पा रहे हैं। यदि
जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे कम रिसोर्सेज है, उनका भी यदि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उनका भी यदि बेटर यूटिलाइजेशन हो, तो हमारे हजारों भाई बहनों की जान बच सकती थी। दुर्भाग्य से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार में बिजी रहना चाहती है। हमने देखा कि उनको टैंकर चाहिए थे ऑक्सीजन के, उसके लिए भी उन्होंने पूरे देश में एडवर्टीजमेंट दिया। वो काम आज से गूगल पे बैठ के ऐसी कंपनियों से, ऐसे देशों से जहाँ से इम्पोर्ट हो सकते हैं, जहाँ से ऐसे टैंकर आ सकते हैं, उनसे बात हो सकती है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जी, एक मिनट का समय दीजिए मुझे। फोन लाइन पर हमारे साथ प्रणब गोस्वामी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं ये, इनसे जानना चाहेंगे। प्रणब गोस्वामी जी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से स्थिति अब बनती जा रही है, लगातार सेना जब भी युद्ध की स्थिति होती है हमेशा आगे बढ़कर देश की सहायता करती है, लेकिन अब सवाल बड़ा ये, क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है और वक्त की क्या यही मांग है कि सेना अब आए और दिल्ली की कमान संभाले? जी देखिए, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए दिल्ली में अब ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली की जो सरकार है वो पूरी तरह से, ये जो पूरा सिस्टम है वो फेल हो चुका है और अब स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि ये कहा जाना चाहिए कि ये जो गुहार लगाई है आम आदमी पार्टी सरकार ने, ये इनको बहुत पहले लगानी चाहिए थी, क्योंकि इनको पता था कि ये चीजें इनके हाथ से गुजर रही है। और आपने एक के बाद एक, जब शुरुआती दौर में केसेस की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, तब आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि बार बार सच को स्वीकार करने की बजाय कि दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, हर रोज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान बदल रहा था। पहले उन्होंने कहा कि हम लोगों के रोजगार, रोजी रोटी के साथ संकट नहीं पैदा होने देना चाहते, हम जो प्रवासी मजदूर हैं उनको परेशानी ना हो, इसके लिए हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। और जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती चली गई और उनके बयान भी उसी तरह से बदलते चले गए और आखिरकार लॉकडाउन के विकल्प को ही आम आदमी पार्टी सरकार को अपनाना पड़ा। लेकिन तब तक इतनी देर हो गई थी कि जो स्थितियां हैं वो हाथ से निकल गई थी। ये अपने आप में बहुत दुखद है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके राजनीतिक नफा नुकसान की जो सोच होती है वो पहले सरकारें देखती हैं, और यही हमने दिल्ली सरकार के मामले में भी देखा। ये सारे निर्णय जो भले ही कड़े निर्णय लगते होंगे, लेकिन वो लिए जाने बेहद जरूरी थे, और इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर रही थी। और जब तक उनको लगा कि अब स्थिति उनके हाथ से निकल गई है, तब ये नौबत आई कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, लोग दम तोड़ रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, दवा की कालाबाजारी। प्रणब जी, आपसे मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उस पार चर्चा का दौर जारी रखेंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिया। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलिए तो एक बार ब्रेक के बाद फिर से चर्चा का दौर शुरू करेंगे। जिस तरह से कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो चर्चा इस बात पर कि क्या सेना से मदद मांगना क्या समय वाकई अब आ गया है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब एक बार फिर से सवाल आम आदमी पार्टी से है मेरा। सरोजा जी, आपसे, आपकी मांग महत्वपूर्ण है, बीजेपी इसको पर मंथन करके क्या जवाब देती है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से गोस्वामी जी ने कहा कि आपको ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था, तो क्यों आपने पहले ये कदम नहीं उठाया? मुस्कान जी, मैं पत्रकार बंधु का इस बात का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस बात को कहा कि ये पहले क्यों नहीं किया। मैं इनको सूचना दे दूं, 3 अप्रैल को जो दिल्ली की स्थिति थी वो बिगड़नी शुरू हुई थी। हालांकि मार्च में ये शुरुआत हो चुकी थी। 3 अप्रैल को स्थिति बहुत डिस्टर्ब होनी शुरू हुई। तब तक हम लोग 6700 बेड दिल्ली में तैयार करके बैठे हुए थे। उसके बाद जब ये लॉकडाउन की दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि लॉकडाउन की स्थिति में इनको क्यों आना पड़ा, विकल्प इन्होंने ही चुना। उसका कारण ये सबसे बड़ा था क्योंकि हमारे जो दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की जरूरत है दिल्ली की प्रतिदिन की, वो 700 मीट्रिक टन थी। तब हमको मात्र 778 मीट्रिक टन जो केंद्र के द्वारा आवंटित किया गया था, वो भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं आ रहा था। हम बार बार इनसे कह रहे थे। इस बीच एक अधिसूचना ला दी गई जिसको एलजी बनाम दिल्ली मुख्यमंत्री के रूप में देखा गया और बाद में जो पावर थे वो एलजी को बढ़ा के दे दिए गए। इस बीच जब हम लोगों ने देखा कि स्थिति अब भी खराब हो गई, तब हम लोग कोर्ट की शरण में गए। जब न्यायालय की शरण में हम लोग गए तो न्यायालय ने इसको देखा। पहले 2 दिन 3 दिन इसके ऊपर पूरा अध्ययन करने के बाद तब उन्होंने देखा कि ये दिल्ली सरकार को केंद्र की सरकार जो है वो गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पा रही है। उन्होंने हमसे पूछा कि कितनी जरूरत, हम लोगों ने 700 मीट्रिक टन की बात कही न्यायालय के अंदर। वो बढ़ चढ़ कर जब इन्होंने केंद्र सरकार से कहा तो केंद्र सरकार ने बढ़ा कर वो पहले 420 किया, 430 किया, 470 किया, 490 किया, वो बाद में 590 तक पहुंच गए। जब 590 तक वो आज पहुंचे हैं, ये 20/4/2021 की बात मैं बता रहा हूं, जब न्यायालय ने इस बात को कहा केंद्र सरकार से कि आप जो बढ़ी हुई गैस है वो क्यों नहीं दिल्ली वालों को दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गैस हमने आवंटित कर दिया दिल्ली को। केंद्र सरकार के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि हमने इनको आवंटित कर दिया है। और जब ये आवंटन के बाद उन्होंने दिल्ली सरकार से पूछी तो दिल्ली सरकार ने कहा 378 मीट्रिक टन जो हमको मिलता था वो पहले से ही कम मिल रहा है। अब इन्होंने बढ़ा तो दिया हमारी आवंटन को, मगर ये बंगाल और आपको आसाम से ये हमको ये गैस मंगानी है बढ़ी हुई, हमारे पास संसाधन नहीं है। जब ये दिल्ली सरकार ने अपनी बात रखी तब हाई कोर्ट ने इसको माना कि दिल्ली एक सीमित दायरे वाली गवर्नमेंट है, तो ये केंद्र सरकार को इसको लाके देना चाहिए। बढ़ के वो 590 हो चुका है। मैं आपको सूचना दे दूं, जब से ये बढ़ा है, बात सुनी मैंने आपकी सारी, मैं कंप्लीट कर लूं 30 सेकंड। जब से ये बड़ी गैस आवंटित हुई है केंद्र सरकार द्वारा, वो आज तक, मैं कल की डेट तक की आपको पूरी कॉन्क्रीट बात बता रहा हूँ, कल 2/5/2021 को मात्र 440 मीट्रिक टन ही हमारे पास पहुंच पाई है, जबकि आज की डेट में 590 मीट्रिक टन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवंटित हमारे खाते में कर रखा है।
हाई कोर्ट ने जब डंडा चलाया, आज 3 अर्धरात्रि तक उनको हमारी बढ़ी हुई गैस को पूर्ण करना है। जब हमने देखा कि अभी शाम भी होने वाली है, ये समय भी खत्म होने वाला है, तब हम लोग स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कभी भी लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, मगर मजबूरी हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर हम बाजार खोलते हैं या लॉकडाउन से बाहर आते हैं तो ये स्थिति और बद से बदतर होगी। इसकी पूरी जिम्मेवारी हम नहीं कह रहे, ये माननीय न्यायालय ने इस बात को कहा कि केंद्र सरकार को जाती है। ठीक है, ठीक। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि अपन समय का अभाव है सलूजा जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गई। सिर्फ इतना सा सवाल कि जब आपको टेंडर दिया गया था प्लांट लगाने का, तब आपने सिर्फ एक ही प्लांट क्यों लगाया? हाँ, क्या कारण रहे? भी हम आ जाते एकदम आपके जो व्यूवर्स हैं उनको भी इस बात का पता चलना चाहिए। सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की, जब WHO और ICMR ने कहा कि देश में ये दूसरी वेव आ सकती है और बहुत खतरनाक होगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने PM फंड से देश के 142 जगहों पर जो अस्पताल है वहां पे ये प्लांट लगाने का निर्णय लिया और इसकी घोषणा भी कर दी। और इसका पैसा जो था उन्होंने प्रदेशों को नहीं दिया, हमारे खाली दिल्ली को छोड़ दी, किसी प्रदेश को उन्होंने नहीं दिया। ये सारा पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके खाते में सारा पैसा डाल दिया गया। उन्होंने क्या किया, 142 जो जगहों पे प्लांट लगने थे वो एक ठेकेदार, मात्र एक ठेकेदार को ठेका दे दिया। दिल्ली को 1 रुपए भी उसमें से नहीं मिला और दिल्ली के जगह मांगी गई तो 8 हॉस्पिटल की मैं आ रही हूँ खेमचंद शर्मा जी आपके पास, अभी आ रही हूँ। सुन लीजिए खेमचंद जी, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। वो 8 हॉस्पिटल के अंदर जो लगना था मात्र एक जगह पे, वो अभी प्लांट चालू नहीं हुआ है, एक जगह पे असम्बल्ड हो गया, वो चालू में इनका ठेकेदार भाग गया। उस ठेकेदार की भी जांच होनी चाहिए कि एक ठेकेदार को 142 बड़े ठेके क्यों दे दिए गए। और मजे की बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी सितंबर 2020 के ठेके को पुनर्जीवित करके नया जामा पहनाकर अनाउंसमेंट करते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में हम 44 जगह पे ये प्लांट लगाएंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कह दिया है कि हम अपने दिल्ली के अंदर 44 ऐसे प्लांट लगाएंगे, जो 8 हमको सेंट्रल गवर्नमेंट लगा के देगी, 31 हमने मंगा लिए और बाकी के प्लांट जो है अगले 90 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर लग जाएंगे। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तभी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए। गवर्नमेंट इस इंस्ट्रूमेंट को बाहर से मंगा, आपने सवाल किया, उनका जवाब भी सुनिए। आपने सवाल किया, उनका जवाब सुनिए एक बार, खेमचंद शर्मा जी। दिल्ली गवर्नमेंट अपने में गवर्नमेंट नहीं है, इसको कोई भी सामान मंगाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे बात रखनी पड़ती है। और कोई भी नया प्लांट लगाने के लिए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट का समाप्त होगा। 5 मिनट हो गए मैडम। प्रीतपाल जी अरे यार जवाब रखिए, आप इधर उधर की बातें जब जवाब तो सुनिए प्रीतपाल जी उनसे, आपने सवाल किया उनसे जवाब सुनिए। बातें करे थे तब मैं सुन रहा था। आपके 7 सांसद दिल्ली के कहाँ है? आपके 7 सांसद दिल्ली के कहाँ है? दिल्ली की प्रीतपाल जी अगर सवाल किया है तो सुनने की भी क्षमता रखिए सर, जवाब सुनिए उनका। 165 आपको खेमचंद शर्मा जी दिए हैं, ये तो आपको दिल्ली में दे रखे। सर इस तरह की तू मैं से बहस नहीं कहीं पहुंच पाएगी सर। म्यूट नहीं करेंगे तो आप कहाँ सो रहे हैं? म्यूट आपका करना चाहिए। आपकी बातें जो जनता सुन रही है सलूजा जी के कारण आप सुनिए, उनकी भी सुनिए। बता के भाजपा की बक के कारण ही वो राज्यों को किया था 490 के बाद 590 सांसद दिल्ली के कहाँ सो रहे हैं? 30 साफ झूठ बोल रहे हैं। सभासद दिल्ली के कहाँ सो रहे हैं? दिल्ली सलूजा जी इसकी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी उन्हें जवाब देने दीजिए ना, फिर ही पता चलेगी किसकी जिम्मेदारी है। क्या किया उसका 20 से 25% वो बजट हर साल लेफ्ट होता गया। क्या कर रहा था केजरीवाल? 500 पहले तमीज से बात करना सीखिए। पहले खेमचंद जी, मैं आपको खेमचंद जी बोल रहा हूँ, मुस्कान जी इनसे बोलिए तमीज से बोलना सीखे, इनसे बोलिए तमीज से बोलना सीखे। आप दोनों को मैं रोक रही हूँ यहाँ पे। पहले मैं इस बारे में गोस्वामी जी से चर्चा करूँगी जी। बहुत तमीज से बात कीजिएगा। वो दिल्ली के सीएम है, वो दिल्ली के सम्मानित सीएम है माननीय केजरीवाल जी। जिम्मेदारी नहीं है सलूजा जी और खेमचंद शर्मा जी रुकिए। ये भाजपा वालों की यही बदतमीजी इनसे छीन लिया इन्होंने। आपके
के नेता और दीदी करते सलूजा जी, आप भी सुनिए, इस चीज को समझिए कि अपनी नाकामी का ठीकरा आप किसी के सर नहीं फोड़ सकते सर। दिल्ली में जो हाल है उसका जिम्मेदार कौन है ये आप भी जानते हैं। क्यों सरकार नाकाम रही ये सब करने में आपको भी पता है, और इसका जवाब आप ही दे सकते हैं सलूजा जी। आपको फटकार लगाए, बार आपको फटकार लग रही है हाईकोर्ट से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, दिल्ली सरकार नहीं कर सकती, उच्च न्यायालय ने आपको फटकार लगाई। सर इस तरह से चर्चा कैसे होगी सर? आप दोनों बोल रहे हैं, मुझे भी सुनिए और मुझे आपकी बातें भी सुनने दीजिए, एक एक करके बोलिए। क्या आपके पास कोई मदद मांगने आए तो क्या वो आपकी गोदी में बैठ जाएगा? क्या वो सारी जिम्मेदारी आपके सर पे डाल देगा? ऐसा करने पे अरे खेमचंद जी, दिल्ली का 1 लाख करोड़ का बजट है सालाना, पता है आपको? खेमचंद शर्मा जी सुनिए, आपने कहा कि अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है तो वो आपकी गोद में नहीं बैठ जाएगा। सर सबसे पहली बात तो ये कि अगर ठीक है उनकी नाकामी है, उनसे नहीं हो पा रहा है अगर, तो आप करिए ना। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस समय ये केंद्र और राज्य सरकार का मसला नहीं है सर, ये देश का मसला है, देश की जनता मर रही है सर। नरेंद्र मोदी जी अपने बाप के घर से पैसा नहीं लाते हैं, टीवी पे बात है। ठीक है, जवाब लूंगी मैं आपसे, लेकिन समय का थोड़ा सी कमी है, इसलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सरवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा। गुरु तेग बहादुर सिंह 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चर्चा एक बार फिर से शुरू करेंगे। गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। उनसे मैं सबसे पहला ये सवाल करना चाहूंगी गोस्वामी जी, आपने तमाम दोनों पार्टियों की बातें सुन ली, जिस तरह से ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तमाम बातें आपने सुनी। क्या कहेंगे कि स्थिति किस तरह से आखिर सुधरेगी? क्या केंद्र सरकार को और क्या राज्य सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे स्थिति सुधर सकती है?
गोस्वामी जी, आपका सवाल अगर कृपया आप दोहरा पाए। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, आपने तमाम दोनों पार्टियों की बातें सुनी, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही हैं, लेकिन स्थिति जो है, हालात जो है, जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, उसके लिए क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिससे स्थिति संभल सके। और जिस तरह से दूसरा सवाल भी मैं साथ के साथ अगर करूं तो जिस तरह से सेना से मदद की गुहार लगाई गई है, कहां तक की किस तरह की चुनौतियां आ सकती है और क्या सेना से मदद के बाद स्थिति संभल पाएगी। देखिए, जब पिछली बार कोरोना की जो लहर आई थी तब केंद्र सरकार मुख्य भूमिका में थी। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था। जो इस तरह की जब महामारी होती है तो केंद्र सरकार को विशेष अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, उसके इस्तेमाल करते हुए एक तरह की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय पॉलिसी केंद्र सरकार की तरफ से बनी थी कि इस दौरान लॉकडाउन के बीच में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए। इस बार जब उसकी दूसरी लहर आई तो स्पष्ट कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इस बार राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में आने वाले जो केसेस हैं कोरोना के, उसको देखते हुए, उनके जो संसाधन है उनको देखते हुए फैसले ले। और ये वो वक्त था जब पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में जब राज्य सरकारों को केंद्र की मदद के साथ इन स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन सभी सरकारों ने बस अपनी पीठ थपथपाई कि हमने कोरोना पर विजय हासिल कर ली है, और उसी का नतीजा है कि अब ये हाहाकार की शक्ल में हम ये सारा स्थितियां हम देख पा रहे हैं। रही बात इस बात की कि क्या यहाँ पर सेना लगाई जाए, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार का जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवा है, वो बुरी तरह चरमरा गई है और अब इस तरह से राष्ट्रीय दखल के बिना ये स्थिति काबू में आएगी, लोगों को राहत मिल पाएगी, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता है। और सबसे दुखद बात यह है, शायद हर उस आम व्यक्ति को इस बात को देखकर एक पीड़ा महसूस हुई होगी कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने के बजाय जो दिल्ली सरकार हर राष्ट्रीय चैनल पर अपने विज्ञापन चला रही थी और 2000 करोड़ रुपए का जो बजट है, जो पब्लिसिटी का जो बजट है, वो किस तरह से टीवी चैनल्स पर अपनी छवि को सुधारने के लिए दे रही थी, अगर उसकी बजाय वो जमीनी स्तर पर व्यवस्था करने में इस तरह के जनता के टैक्स का पैसा खर्च होता तो शायद जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हो पाती। यही एक विडंबना है हमारे देश के राजनेताओं की, जिनकी गलत नीतियों का फैसला आम जनता को इस तरह की कीमत चुकानी पड़ती है। गोस्वामी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। आपने तमाम जिस तरह से देखा कि लगातार न्यूज चैनल्स पर चर्चा होती रहती है तमाम बातों को लेकर, लेकिन जिस तरह से तू मैं यहाँ पार्टियों की चल रही है, क्या विपक्ष और सरकार एक साथ एकजुट होकर इस पर कोई फैसला नहीं ले सकती? क्योंकि ये इस समय केंद्र या राज्य सरकार का मसला नहीं है, ये मसला है लोगों की जो जान जा रही है उसको बचाने का। लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, लोगों को रेमडेसिविर चाहिए, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। लोग सिर्फ अपनी चर्चा करके तू मैं करके चले जाते हैं, कोई भी जो ठोस कदम है वो यहाँ पर नहीं उठाए जा रहे हैं। आपने बिल्कुल बहुत ही कहा जाना चाहिए प्रासंगिक बात कही है, और इस वक्त में इस तरह की सोच की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दुर्भाग्य से ये सोच हमारी सरकारें नहीं अपना रही है, बल्कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक को दखल देना पड़ रहा है। जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका नैतिक दायित्व है इस तरह के निर्णय लेना, इस तरह की व्यवस्था को बनाए रखना, वो जब अपने कर्तव्यों में इस तरह से नाकामयाब हो जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को टिप्पणियां करनी पड़ती है। ये अपने आप में बेहद दुखी करने वाली बात है जब इस तरह के हम हेडलाइन पढ़ते हैं। अब ये दुआ की जानी चाहिए कि शायद जो दलीय राजनीति है इससे ऊपर उठकर एक साथ पूरे देश में एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो, एक मिलजुल कर काम हो, राष्ट्रीय लेकर राज्य स्तर पर एक समन्वय बने, तब शायद ये इस तरह की जो आपदा जो भारत के ऊपर आई है इससे निपटने में मदद मिल सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम आपने बातें कही, ये बातें आप भी समझिए सर। खेमचंद जी और सलूजा जी, मैं दोनों से कहूंगी, क्या आप दोनों मिलकर नहीं कर सकते? क्यों ये जो मसला है ये सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के बीच अटक गया है? खेमचंद शर्मा जी, आपसे जवाब चाहूंगी। सर आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, सलूजा जी आपसे ही इस बारे में जवाब चाहूंगी। आप बताइए, क्यों आप भी कहते हैं, आप भी अपना ठीकरा केंद्र पर फोड़ देते हैं, केंद्र आपको बोल देता है,
क्यों एक सटीक सही कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है सर? मैं मुस्कान जी थोड़ी 2-3 बातें आपके व्यूवर्स के लिए बता दूं। जैसे कि ये पत्रकार बंधु, जो सम्मानित पत्रकार बंधु ने इस बात को कहा कि पहला जो लॉकडाउन हुआ था तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ था। जब दूसरा लॉकडाउन अभी लग रहा है या परिस्थिति आई है, दूसरा दौर आया है, इसमें जो था ये कि राज्य सरकारों को इसका जिम्मेवारी दे दी गई। मैं आपको सूचना दे दूं, पिछला जब लॉकडाउन हुआ था तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश के सभी प्रदेशों को 17,500 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए दी थी। वो दिल्ली सरकार को उसमें से 1 रुपए नहीं मिला, बार बार मांगते रहे, कोर्ट दी गई मगर वो मिला नहीं था। अभी जब दूसरी बार हुई तो दिल्ली की, जो मैं आपको बजट की स्थिति बता दूं, दिल्ली में 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स सालाना आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। उसमें से मात्र 300-350 करोड़ ही मुझे वापिस करती है दिल्ली वालों को, यानी दिल्ली के टैक्स को दिल्ली सरकार को 300-350 करोड़ ही वापिस के आते हैं। बाकी जो दिल्ली ने अपना बजट स्तर बढ़ाया है, जो 69,000 करोड़ रुपए का किया है, ये अपने बल पे किया है। और आपको देश के अंदर जब पहला लॉकडाउन था तब देश के अंदर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे थे, मगर दिल्ली में हमने 8 रुपए 32 पैसे कम किया था, राहत देने का काम किया था। अपनी जगह पे आ जाए, क्यों नहीं हम लोग जो है इसको कर पा रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार जब देखा कि चारों तरफ से हम गिर गए, अब हमारा कोई नहीं सुनना, तो न्यायालय जो है अंतिम रास्ता होता है न्यायालय में जाने का। न्यायालय में हम लोग इस बात को लेके गए, न्यायालय ने भी इस बात को माना और एक बार नहीं, कम से कम 5 बार उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ लगाई कि दिल्ली को ऑक्सीजन देने का जो काम है, जो आवंटन करने का काम है, वो केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही? क्यों अल्टीमेटम न्यायालय को देना पड़ा, माननीय हाईकोर्ट को देना पड़ा कि आज 3/5/2021 रात्रि, मध्य रात्रि तक आप दिल्ली के ऑक्सीजन को क्लियर करें? हेमचंद जी इस बात को बता सकते हैं? ठीक है, आपने जवाब, आपने सवाल किया। लड़ाई राजनीति की नहीं है। ठीक है सलूजा जी, ठीक है, समय की भी कमी है। आपने सवाल किया, अब प्लीज जवाब भी सुनिएगा। मैं कंप्लीट कर लूं सर। समय भी देखिए, आपको बहुत देर हो गई है सर बोलते हुए, मुझे उनसे भी जवाब चाहिए। एक मिनट के लिए रुकिए सर, मैं वापस आऊंगी आपके पास, वापस आऊंगी। जल्दी खत्म कर जी। आइए खेमचंद शर्मा जी। देखिए, लगातार झूठ बोल रहे हैं। आप ये कहें कि हमने अपने दम पे 69,000 करोड़ बजट किया। 69,000 करोड़ का क्या आपने, आपके 2 MLA हैं, उनके घर से 10 लाख हमने 69,000 करोड़ इकट्ठा किया? रिसोर्सेज खर्चा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी उसके लिए खर्चा होना चाहिए। जब आपको 14 महीने से कोरोना काल है, आपको हॉस्पिटल बढ़ाने चाहिए, आप बेड बढ़ाने चाहिए, आपको फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए। लास्ट ईयर भी ऑक्सीजन आपको ये तो बताइए कि ऑक्सीजन प्लांट हम स्वयं लगा सकते हैं? एक मिनट सलूजा जी, आपके पीएम के पास है, आपके नरेंद्र मोदी की भाजपा के उनके पास है। रुकिए सलूजा जी, रुकिए, मैं एक बार उनसे जवाब ले लूं। वो नाम से ना बोल रहे हैं, एक भी काम नहीं करते ऑक्सीजन को कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और हाई कोर्ट ने बार बार आपको फटकार लगाई, धुतकार लगाई, सीएम को बोला कि ये कोई भी सरकार काम की नहीं है, और आपके खुद के MLA और MP आपको गाली दे रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आपको गाली दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 69,000 करोड़ पे बैठ जाओ और आप कुछ ना करो। अरे भैया, केंद्र के द्वारा संचालित हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, एम्स काम कर रहा है, RML काम कर रहा है, सफदरजंग काम कर रहा है, और NCD लिमिटेड फंड में भी काम कर रही है। आप 13,000 करोड़ NCD का लिए बैठे हो और खुद भी कुछ नहीं कर रहे हो। ये दिखाता है आपको लोगों के मरने की, लोगों के दुखी होने की, लोगों के पीड़ित होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज भी पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के MLA और नेता कालाबाजारी में लगे हुए हैं। उनके नेता, उनके कार्यकर्ताओं को तो ऑक्सीजन मिल रही है, आम आदमी को क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रही? MLA के घर से कैसे सिलेंडर मिल रहे हैं? कैसे वहाँ पे जो राघव चड्ढा लोगों को, अपने जो चहेतों को सिलेंडर पहुंचा देता है, आम लोगों को वो सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहे हैं? आम लोगों की फिलिंग क्यों नहीं हो पा रही है? इससे पता चलता है आप कालाबाजारी करना चाहते हो, आप काम नहीं करना चाहते। अगर आप अपने 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था करते तो दिल्ली में हाहाकार नहीं मचता। आज केंद्र ने उसको 590 मीट्रिक टन किया है, और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू
एयर के थ्रू हर माध्यम से केंद्र आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुखद है कि आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, सिर्फ और सिर्फ प्रचार में रिसोर्सेज को फूंक रहे हो। जी खेमचंद शर्मा जी, सिर्फ इतना सा सवाल ठीक है, आपने जो भी जवाब दिया ठीक है, लेकिन डिमांड के अनुसार कब सप्लाई पूरी होनी शुरू होगी केंद्र की तरफ से, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो जवाबदेही है यहाँ पर वो केंद्र की है सर। मुस्कान जी, अभी आपको स्थिति समझिए, पूरे देश में भयंकर तरीके से केसेस बढ़े हैं जी, 4 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, हर जगह डिमांड बढ़ी है। हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन था एक लिमिटेड प्रोडक्शन था, अभी केंद्र ने इंडस्ट्री का पूरा प्रोडक्शन अभी मेडिकल ऑक्सीजन में लगा दिया है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट की भी लिमिटेड व्यवस्था थी, केंद्र ने पूरे रिसोर्स को मोबिलाइज किया है, आर्मी के रिसोर्सेज को भी, आप कहेंगे एयरफोर्स के रिसोर्सेज को भी, विदेश से भी कंटेनर को मंगाया। अब वो सभी में डिवाइड किया है, सारे स्टेट में जरूरत के अनुसार उन्होंने डिवाइड किया है। दिल्ली को भी बहुत ही अच्छा कोटा अभी 590 मीट्रिक टन का दिया हुआ है, लेकिन ऑप्टिमम यूज हो, प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो, हॉस्पिटल के साथ व्यवस्था हो, हॉस्पिटल के साथ कम्युनिकेशन। दुर्भाग्य से हॉस्पिटल को इन्होंने बोला कि हमारे नोडल ऑफिसर से बात करनी है, उनको रिक्वायरमेंट बताने, नोडल ऑफिसर फोन नहीं उठाता, हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं। बात प्रॉब्लम रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन ना होने की है, प्रॉब्लम जो ऑक्सीजन एलोकेट किया उसको दिल्ली में ना पहुंचाने की है, प्रॉब्लम इनके पास जो पैसा पड़ा था इनके पास जो बजट पड़ा था उसका यूटिलाइजेशन ना करने की है, प्रॉब्लम इनकी मानसिक स्थिति की है, वो मानसिक स्थिति लोगों को सपोर्ट करने की नहीं, राजनीति करने की है। अगर ये चाहते तो ये अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही लॉकडाउन लगा सकते थे, पूरी तरीके से लॉकडाउन का अधिकार स्टेट के पास था। आज तक दिल्ली में मैं आपको बता दूं, दावे के साथ आप कहीं भी चले जाओ, माइक्रो जो कंटेनमेंट जोन का जो कंसेप्ट है कहीं भी अप्लाई नहीं हो रहा है। गलियों में 5 केस हो या 10 केस हो, अपने ऊपर लोग बच रहे हैं, अपने लोग को दवाई दे रहे हैं, अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। कहीं भी जो कोरोना के प्रिंसिपल, कोरोना के प्रोटोकॉल उनको अप्लाई करने थे दिल्ली में, पूरी तरीके से फेल्ड है। इन्होंने हजारों की संख्या में सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर रिक्रूट कर लिए जनता को परेशान करने के लिए, सड़कों पे लूटने के लिए, लेकिन उनको भीड़भाड़ वाले एरिया में नहीं लगाया, उनको हॉस्पिटल पे नहीं लगाया, उनको मंडियों में नहीं लगाया, उनको बाजारों में नहीं लगाया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। ये फेल्ड है और अभी भी राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको आपके टीवी के माध्यम से आश्वस्त कर दूं, केंद्र से जो हो पड़ेगा, अगर आर्मी की जरूरत पड़ी तो आर्मी को भी डिप्लॉय किया जाएगा। दिल्ली को बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र अपनी ओर से कर रहा है, करता रहेगा। हर बीतते हुए घंटे के साथ एडिशनल रिसोर्स दिल्ली को भी और पूरे देश को प्रोवाइड करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, और अधिक से अधिक जान बचे, अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिले, अधिक से अधिक सपोर्ट मिले, इसकी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और मेरे को पूरी उम्मीद है आने वाले समय में स्थिति बेटर होगी, केजरीवाल जी में भी सुधार आएगा, उनको भी सद्बुद्धि आएगी, और उनपे कोर्ट की फटकार भी पड़ रही है, लोगों की भी फटकार पड़ रही है, वो भी अच्छा कार्य करेंगे। मिलकर जब एक टीम वर्क होगा, लोगों को बचाया जाएगा। मैं प्रीतपाल जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, भैया कंस्ट्रक्टिव राजनीति करो, लोगों को बचाना है। राजनीति तो बाद में करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, लेकिन ये समय लोगों को बचाने का है, लोगों का साथ देने का है, लोगों को सपोर्ट देने का है, उनको दवाई देने का है, उनको ऑक्सीजन देने का है, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का है। राजनीति मत करो, सुविधाएं देने पे लग जाओ। आपके पास बहुत बड़ा बजट है, दिल्ली गरीब स्टेट नहीं है, गरीब स्टेट भी दिल्ली से अच्छा काम कर पा रही है। उनसे सीखो, उनसे सीख के लोगों की जान बचाने की कोशिश करो, आपका भी भला होगा, लोग भी आपका भला करेंगे, लोग भी आपको आशीष देंगे। अभी तो सभी लोग आपको गाली दे रहे हैं, और गाली दे रहे हैं क्योंकि उनका हक है, और थोड़ी संतुष्टि मिली है, और मैं भी संतुष्ट हूं। इस बात से आपकी बेहद संतुष्टि मिली है कि आप मिलजुल कर काम करेंगे और दिल्ली को बचाने की, दिल्ली को ही नहीं सर, पूरे देश को बचाने की कोशिश करेंगे। इस बात से बेहद संतुष्ट हूं मैं। सलूजा जी, 2 हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली में लगाया गया, उसके बाद भी स्थिति सुधारी नहीं। मुस्कान जी, मैं 2 बातें सिर्फ आपसे कंफर्म कर दूं। दिल्ली की इस समय आज की डेट में 976 मैट्रिक टन की जरूरत है दिल्ली की, जो अभी दिल्ली को मात्र 440 मैट्रिक टन कल की डेट में पहुंचा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हमको देना था, अभी तक वो दिल्ली में नहीं पहुंची है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यायालय ने इस बात को माना और न्यायालय ने इसका आदेश दिया है। ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हल्फनामा दिया है, उन्होंने कहा कि 10,000 मैट्रिक टन हमारे पास गैस हमारा देश पैदा करता है और पूरे देश के अंदर 7,500 मैट्रिक टन की ही खपत हो रही है।
तो ये गैस जा कहाँ रही है, ये मैंने हल्फनामा नहीं दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हल्फनामा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज की डेट में आप मुस्कान जी खुद बता दीजिएगा, 976 मीट्रिक टन जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना चाहिए था, उसमें से 440 मीट्रिक टन ही प्राप्त हो पा रहा है। तो हम दिल्ली के लोग, अब देखिए बीच में बोल पड़े, आप इनको थोड़ा चुप कराइए, इनको थोड़ा शांति दीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी, उनसे भी जवाब लेने दीजिए। हाँ, ये मैं आपसे मुस्कान जी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 976 मीट्रिक टन में अगर दिल्ली की मांग है और ऑक्सीजन देने का अधिकार वो केंद्र सरकार के पास है, वो हमको 440 मीट्रिक टन दे रही है, तो हम लॉकडाउन की ओर बढ़े या ना बढ़े, आज हमारे पास जो शर्मा जी एक सेकंड, शर्मा जी एक सेकंड कंफर्म कर लिए हैं आप। ये अच्छा, जो थोड़ी देर पहले एक स्क्रिप्ट पड़ी थी, वो शायद दिल्ली की नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की थी। इनके विधायक इनको गालियां बक रहे हैं, इनके जो मंत्री हैं सुदेश पाठक की बार सलूजा जी, इनके जो सांसद है, शर्मा जी एक सवाल उनसे भी लेने दीजिए, एक सवाल। गालियां दे रहे हैं, ये सारी स्क्रिप्ट जो मैंने पढ़ी थी वो उत्तर प्रदेश की मैं मान सकता हूँ। दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो बजट आता है, उस बजट का 25% पे लगाते हैं। और इनके योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के हैं, ये अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का 4 से 5% लगाते। दिल्ली की कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए खेमचंद शर्मा जी, एक सेकंड दीजिए। सलूजा जी मेरी सुनिए, अब आपने तमाम बातें कर ली, अब आप एक बार मेरी सुनिए। सेंट्रल का बजट छोड़िए सर उत्तर प्रदेश को, छोड़िए, रहने दीजिए सर, आप दिल्ली की बात करिए। दिल्ली में आपके अस्पतालों में डॉक्टर आकर रो रहे हैं सर, आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके बाद भी आपने इतना देर क्यों की? जब आप पर पहले स्थिति संभली नहीं तो आपने पहले ही इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया सर? सरकार के लिए जज हो, 976 मीट्रिक टन सेंट्रल गवर्नमेंट को हमको देना। सर आप तो एक बात पकड़ कर बैठ गए हैं, ठीक है ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पा रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है और वो देगी भी ऑक्सीजन, उन्होंने आपको कभी मना तो नहीं किया ना सर? हर तरीके से कोशिश हो रही है सर, लेकिन एक बात को पकड़ कर मत बैठिए। आप ये बताइए कि जब आपके डॉक्टर आपके सामने आकर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, उसके बाद भी आप क्यों नहीं करते सर? उसका ऑप्टिमम यूज तक नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन दिल्ली की ओर देखिए, गुजरात में 1 लाख मीट्रिक टन चाहिए, वहाँ पे आप 976। सर आप फिर गुजरात की बात को लेकर बैठ गए, आप दिल्ली की बात करिए सर, मुझसे आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात करिए। मिल रही है भाजपा शासित दिल्ली में आप कालाबाजारी को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? आपको किसने रोका? दिल्ली में जो छोटे छोटे प्लांट है उनको आप क्यों बंद करवा रहे हो? वो 500 से 700 कोई 1000 सिलेंडर भर सकता है, आपको क्यों बंद करा रहे हो? और जो हॉस्पिटल बन के द्वारका में तैयार है उसको आपने क्यों नहीं यूटिलाइज किया? क्यों आपके जो आज मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के लिए, आप मोहल्ला क्लिनिक को आइसोलेशन सेंटर ही बना देंगे यार। 1000 मोहल्ला क्लिनिक है, यदि वहाँ पे 20 लोगों को भी बेड दोगे तो आपके कितने 20,000 बेड हो जाएंगे। आप मोहल्ला क्लिनिक को, अगर आपने कुछ किया है, अगर आपके मोहल्ला क्लिनिक में कोई है, अगर आपने पैसा बर्बाद नहीं किया है तो 20 बेड ही लगा दो उसमें। आप हमें दिल्ली वालों के लिए 976 मीट्रिक टन गैस कब दे रहे हैं? आपके पास जो कोटा है उसको तो उठा लो, आपके पास जो कोटा है उसको तो उठा लो। आप क्या चाहते हो कि आपको जो कोई सपोर्ट कर रहा है भला आदमी, आप उसके ऊपर ही ठीकरा फोड़ दो। अगर हम गुरुद्वारे में भोजन करने गए हैं तो गुरुद्वारे की मेरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी नहीं हो जाती। इसका मतलब है गुरुद्वारा मेरे को सपोर्ट कर रहा है क्राइसिस में, जिम्मेदारी मेरी है, मेरे बच्चों को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। जी आप हाथ जोड़ रहे हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ सर, कृपया केंद्र और राज्य सरकार को मत एक दूसरे में वो कीजिए सर, मिलकर काम करिए और देश की जनता को बचाइए सर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, देश की जनता को बचाइए। ANP न्यूज आपसे अपील कर रहा है सर, देश की जनता को बचाइए। आपसे सिर्फ इतना ही कहा गया है कि देश की जनता को बचाइए। इस समय ना केंद्र के हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई राज्य आ रहे हैं और ना ही राज्य, इस समय जो बात है वो मिलकर करने की है सर, आपको मिलकर करना होगा जो करना होगा। इस तरह से अकेले अकेले कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए अभी तक आपने क्या किया? देश की जनता मर रही है सर, इतने आंकड़े एकदम से बढ़ रहे हैं। एक साल पहली लहर और दूसरी लहर में कितना समय था आपके पास, उसके बाद भी आप क्यों नहीं कर पाए? मैं किसी भी एक पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ,
किसी ने भी सही से काम नहीं किया, और क्यों नहीं किया उसका जवाब मैं आपसे मांग रही हूँ बस। हमारे पास 1000 बेड हुआ करते थे, आज हमारे पास 30,000 से ज्यादा बेड है। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। आपके पास 30,000 से ज्यादा बेड है, लेकिन स्थिति तो नहीं सुधरी ना सर, स्थिति तो नहीं सुधरी ना। बात है स्थिति को सुधारने की, बात है देश की जनता को बचाने की। तो देखिए मुस्कान जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको ऑक्सीजन देगी, हमको ऑक्सीजन उपलब्ध करा के आपके पास जितनी आ रही है उतना तो करिए सर। इम्पोर्ट करने से किसी ने आपके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इम्पोर्ट नहीं किए, क्यों प्लांट नहीं लगाए, क्यों आपने जो ट्रांसपोर्ट करानी चाहिए तो उसका काम नहीं किए, आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने से किसी ने रोका। आज प्राइवेट लोग भी मंगा रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं। आप दोनों ही समय राजनीति कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां आपको जनता चुनती है सर, वोट देकर आप पर विश्वास जताकर आपको चुनती है, उसके बाद भी जब ये स्थिति बनती है तो जनता कहाँ जाएगी ये बताइए मुझे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अख्तियार में रखेगी ऑक्सीजन को तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसके पास जाए मुस्कान जी, आप बताइए, बांग्लादेश जाके मांगे। सर आपको सरकार ये नहीं कह रही है कि आप उनके पास मत जाइए। खेमचंद शर्मा ने भी यही बात कही, खेमचंद शर्मा ने भी यही बात कही कि आपने उनसे अपील की है, आपने उनसे सहायता की मांग की है और वो आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपको भी आपकी जो नाकामियां है, आपकी जो जवाबदेही है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा सर, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कहाँ जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देगी ऑक्सीजन, तब कौन कर पाएंगे मुस्कान जी। मुस्कान जी एक सवाल बताइए, मुस्कान जी 1 मिनट लेता हूँ, मुस्कान जी 1 मिनट सर, जी को बहुत देर हो गई। मुस्कान जी एक छोटा सा सवाल का आंसर दीजिए। मैं गुरुद्वारे में भोजन के लिए चला जाता हूँ, मेरे घर में कोई परेशानी होती है, क्या वो जिम्मेदारी गुरुद्वारे की हो जाती है कि जिंदगी भर तक मेरे बच्चों का पालन करे? या गुरुद्वारा मेरे को सपोर्ट करना है क्राइसिस में, जब मैं परेशानी में हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी है ना, अपने बच्चों और अपने घर के प्रति जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है ना। तो जिम्मेदारी मेरी है या नहीं है? तो वही जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने से किसने रोका? आपने प्लांट लगाने से किसने रोका? इस समय केंद्र और राज्य में बनने का समय नहीं है, इस समय नहीं है सर कि आप केंद्र की गाय और आप अपनी सरकार की गाय। इस समय ये समय है कि आप दोनों मिलकर काम करें, और जिस तरह से देश की जनता मर रही है सर, लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत है सर, कब होगी ये डिमांड पूरी, आप मुझे इतना बता दीजिए। वो नौकर है, उनको कहिए 956 मीट्रिक टन हमको उपलब्ध करा के दें। भैया पहले जो दी है उसको तो उठाओ, जो पहले आपको जो दी है उसको उठाओ। आपको 900 भी हम एलोकेट कर देंगे, आप 9 महीने तक नहीं उठा पाओगे। आप जब 378 मीट्रिक टन को नहीं उठा पा रहे हो तो आप 900 मीट्रिक टन को कैसे उठा लोगे? आपको तो सिर्फ ये करना है कि आज मैं ये काम नहीं कर पाया तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करो, उससे ज्यादा और बड़ी करो, सिर्फ बातों का खाना है, आपको करना कुछ नहीं है। आपके जितना कोटा है उसको उठाओ, उसका ऑप्टिमम यूज करो, इसी से हमारे दिल्ली वासियों की जान बच सकती है, लाखों लोग बच सकते हैं। प्रेमचंद जी वो अपने बाप के घर, मुस्कान जी इनको बोलो सीरियसली काम करें, जो कोटा मिला है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, काला बाजारी बंद कराएं, एमएलए के घरों में जो सिलेंडर रखे हुए हैं उनको लोगों को दें, अपने लोगों को सिलेंडर देने की बजाय, मोटे पैसा कमाने की बजाय, कमीशन खोरी करने की बजाय आम जनता को चीजें उपलब्ध कराएं, आम जनता को उपलब्ध कराएं, पैसे उपलब्ध कराएं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, बहुत शुक्रिया इस तरह की सिर्फ और सिर्फ बहस करने के लिए। आपने इस समय बहस की, आपने इस समय कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बहस की। बहरहाल बहुत शुक्रिया मैं आपका करती हूँ, आपने जो भी चर्चा किया हमारे साथ। रोजाना आप इस तरह की डिबेट न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, इस तरह की तू मैं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ना जाने कितनी ही राजनीतिक पार्टियां आई हैं और गई हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं समझा कि देश को क्या चाहिए। मैं ना जाने ये कितनी राजनीतिक पार्टियां ये कब समझेंगी कि देश को बहस की नहीं, अस्पताल, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जरूरत है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,